चलो, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दो शब्द है यहाँ, अच्छा यहाँ पे एंड आना चाहिए। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक, तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले तो हम ये सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स कुछ नहीं, 11th में भी सीखे हो फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किसमें बनाते हैं, मतलब कौन बनाता है? गलत, एकदम गलत, कंपनी। अरे सीए का कौन सा फॉर्म, मतलब सुनो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है। तो सुनो, फाइनल अकाउंट्स एनजीओ भी होता है। तो अब जिसको बोलते हो फाइनल अकाउंट्स, जिसको बोलते हो वो कौन बनाता है? सबसे बेसिक कंपनी, एकदम गलत, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है। ठीक, और पार्टनरशिप, अभी पार्टनरशिप का तो बना के आए हो ना। सुनो, जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखे हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखे हो, तो वो किसका है? वो भी फाइनल अकाउंट्स ही है। किसका? पार्टनरशिप का। समझ आ गया? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सिंगल ओनर। सोल का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनली वन ओनर। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? टू और मोर ओनर, अप टू 50। बहुत बढ़िया। अब मान लो मेरे को 50 से भी ज्यादा बंदे रखने हैं अपने बिजनेस में, तो कंपनी को लूंगा। प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब थ्योरेटिकल है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत सारे होते हैं। बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। जो बोलता है गोकुलधाम सोसाइटी, वो क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। वो लोग क्या करते हैं, मतलब आपस में पैसा जमा कर लेते हैं ना अपना, और पैसा वो कभी बताऊंगा, एक कमेटी बोलते हैं उसको, कहीं ना कहीं सुने होंगे। मतलब सोसाइटी के कुछ बंदे मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, और जिसको फिर लोन की जरूरत है उसको देते हैं। तो ये बिजनेस ही तो वो इंटरेस्ट पे देते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं उससे, है ना। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। बैंकिंग भी एक टाइप का बिजनेस है। एनजीओ बोला लड़के ने, एनजीओ एक बिजनेस नहीं है, पर उसमें फाइनल अकाउंट्स बनता है, बिल्कुल बनता है। पता होना चाहिए ना कहाँ से कितना पैसा आया कितना गया। तो अभी हमको ये सब नहीं, अभी हमको क्या करना है? कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है। ठीक है, मेन अभी जो आपकी सेकंड बुक है पूरा वो कंपनी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट बुक पार्टनरशिप पे बेस्ड थी, पार्टनर आया गया, डेथ हुई, और एक चैप्टर और बचा डिसोल्यूशन, जहाँ पे हम पूरा फर्म बंद कर दी। पार्टनरशिप फर्म बंद, तीनों पार्टनर अपने घर, वो बात की बात टर्म 2 में आएगा। अभी सेकंड बुक का जो है सब कंपनी के ऊपर बेस्ड है। कंपनी अपना शेयर कैसे बेचती है मार्केट में, बहुत मजा आएगा उसको सीखने में, वो भी टर्म 2 में है, बस अभी समझते जाओ। कंपनी शेयर कैसे बेचती है, शेयर मतलब समझते हो? मतलब अगर कोई भी बंदा कंपनी का शेयर ले लिया, एक शेयर भी ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? कंपनी का ओनर बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक चीज होती है डिबेंचर। डिबेंचर पता है क्या होता है? लोन टाइप का होता है, बिल्कुल लोन ही होता है ना। समझ गए? तो वो सब हम सीखेंगे सेकंड बुक में। उसमें सबसे पहला आपका ये चैप्टर है, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है। पर यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स नहीं कहते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। बस बस इतना, ये था इसका मीनिंग। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऐसा। मतलब वहां पे फाइनल अकाउंट्स नहीं बोलते। फाइनल अकाउंट्स बोलोगे ना कंपनी में जाके, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि वो क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है ना, मतलब अच्छे टर्म्स का यूज किया जाता है, अच्छे बड़े बड़े शब्द यूज किए जाते हैं। तो शब्द ये यूज किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हाँ, मैं ऐसा बोलूंगा, देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी में वो उसका नाम बस बदल के वो हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनेगा, गैस करो जरा, क्या क्या बनता है उसके अंदर? अरे कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, पहला पहला ठीक है। दो चीज कोई लड़की ने और भी नई चीज देखने को मिलेगी। दो चीज सुनने में आई, एप्रोप्रिएशन नहीं, वो पार्टनरशिप में बनता है ना, ये कंपनी है, कंपनी में ट्रेडिंग नहीं। दो चीज क्लियर है, पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बताओ तो, जो मैं लिख रहा हूँ। आगे अकाउंट नहीं बोले, हाँ वहाँ मेरे को बोलने दो, चलो मैं ना आप लोग की, मैं मेरा बात सुनते जाओ और समझते जाओ। पहले आप इसको बोलते थे पार्टनरशिप में, या फिर 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बोलते थे?
ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो तो यहाँ बनेगा ही नहीं। दूसरा क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम थोड़ा सा चेंज रहेगा, बनेगा चीज वही है, वही बोला, अपना मुंह थोड़ा बंद करो। यहाँ हम इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, ठीक है। अभी सब धीरे धीरे क्लियर होता है, धीरे धीरे सब क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है। कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स क्यों नहीं बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बोलते हैं, फाइनल ऐसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बोलते हैं, इतना बड़ा नाम क्यों कर दिए, सबका लॉजिक है, आज वही सीखेंगे। और सेकंड आपका बैलेंस शीट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट खुद एक स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट, इसमें कोई दिक्कत, ये तो वही दो चीजें हैं सर जो हम 11th में भी सीखते थे। ट्रेडिंग अकाउंट गायब हो गया, अच्छी बात है, कम बनाना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम चेंज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दो चीज तो आती ही है। इसके अलावा तीसरी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम से समझ के बताओ कि इसमें क्या दिखाते होंगे, साल भर में कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो क्या पता चल जाएगा साल में कितना कैश का बैलेंस बचा, बस इसके लिए बना। ये भी एक चैप्टर है और अभी हम सीखेंगे सेकंड में सब चैप्टर, ठीक है। हाँ, अभी हम ये दोनों पढ़े, अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ ये दोनों है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो एक अलग से अलग चैप्टर है, वो भी है सिलेबस में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तो एक आपके सिलेबस में ये है, पर अगर असलियत में बताऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे एक और चीज आती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सब आप अगर स्कूल के बाद बीकॉम करोगे, सीए करोगे, बीबीए करोगे, मतलब कॉलेज में ये सब सिखाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी आपके सिलेबस में नहीं, बट ये है, ये क्या है, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। तो अगर मैं पूछूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में क्या क्या आता है, तो चार चीजें आती है। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ तक आपके सिलेबस में है, 1 2 3 आपके में है, फोर्थ वाला सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में। फंड फ्लो स्टेटमेंट वो भी होता है, ठीक है, अभी नहीं है फंड फ्लो स्टेटमेंट आप लोग के लिए, अभी किसी को भी नहीं है। बस तीन चीज है, तो इसमें से आज हम क्या सीखने वाले हैं, ये दो चीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब सीखेंगे सर, वो अलग ही चैप्टर है, वो टर्म 2 में ही आएगा, है आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। तो आज हम चालू करेंगे क्या चीज, कैश फ्लो देखेंगे ना आगे टर्म 2 में, जब चालू करते हैं एग्जाम के बाद, हाँ तब का तब देखेंगे कहाँ से चालू करते हैं। तो बार बार याद रखो, ठीक है, हमको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो चैप्टर का नाम अब यही है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया क्या होता है, अभी हमको सिर्फ दो चीज सीखने का है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसका सीक्वेंस आपको समझ। देखो हम लोग जो 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ध्यान से देखना, ऐसे बनता था, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीच में पार्टीशन होता था, ये पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे आता था बाय जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट से बन के आता था, जो प्रॉफिट आता था उसको यहाँ लिखते थे। कोई भी अगर आपको इनकम मिली वो वही है, आपको मालूम है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। मान लो कुछ इनकम लिख देता हूँ 2 3, रेंट रिसीव लिख देता हूँ, आपको रेंट मिला है रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव लिख देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, चलो ये सब कुछ कुछ आपको इनकम हुई है, तो इनकम भाई कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, लिख दिया। एक्सपेंसेस वो तो बहुत सारे होते हैं, रेंट होता है, सैलरी होता है, डेप्रिसिएशन होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, याद करो थोड़ा 11th, बहुत सारे खर्चे आते थे यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, है ना, कुछ भी जैसे रिपेयरिंग आ जाएगा, बहुत सारे खर्चे आते थे। फिर क्या करते थे इसको, वैसे जैसे अभी सीखे हो ना, प्लस माइनस करके, सब क्रेडिट साइड का प्लस करते थे और डेबिट में जितना भी खर्चा है उसको माइनस करते थे। तो जो आंसर यहाँ पे आता था क्या कहते थे उसको, टू नेट प्रॉफिट होता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते। अब ये कंपनी का बनाओगे ना, ये तो 11th में बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, और ये क्या कंपनी है। तो कंपनी पता है एक कानून है, सुने होंगे शायद कहीं, कंपनीज एक्ट 2013,
सुने हो? एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट मतलब होता है कानून। कानून मतलब अगर आपको कंपनी बना के काम करना है तो इस कानून के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी नियम शर्तें लिखी हुई है, उन सबको फॉलो करते हुए आपको कंपनी चलानी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगेगी, जेल हो जाएगी। इधर ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आगे जाके सब कंपनी में ही जॉब करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी करोगे। तो देखो अच्छे से, पार्टनरशिप मत करना, सोल प्रोप्राइटरशिप मत करना, कंपनी में जाना। ठीक है? तो कंपनीज एक्ट 2013, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था 1932 था, उसका याद करो। सबसे पहले टॉपिक यही पढ़े थे फंडामेंटल में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होता था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक वो सब 5 चीजें होती थी, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, आईओसीआई वगैरह, वो सब था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाए, बस अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी हमको कंपनी के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए जो एक्ट लागू होता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा, जितना भी सोच लो आप, पूरा इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, बाहर का अलग रहते हैं अपना, है ना। जितनी भी इंडिया में कंपनीज है, उन सारी कंपनीज को इस एक्ट में, इस कानून में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए ही कंपनी चला सकती है। एक भी अगर प्रोविजन वायलेट किए, मतलब उनकी बात नहीं माने, पेनल्टी लगेगा, जेल हो जाएगा, कंपनी के गुडविल पे असर पड़ेगा, फाइन लगता है, और लाखों करोड़ों का फाइन लगता है। अंबानी भी दिया था अभी कुछ 6-7 महीने पहले, 10 करोड़ का फाइन बस लगा। फाइन, सिर्फ फाइन 10 करोड़ हम कमा नहीं सकते, उतने का वो फाइन देगा। ठीक है, क्यों मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट होता है। अगर आप छोटी मोटी भी गलती करते हो ना, कंपनी एक्ट आपको बख्शता नहीं, लंबा फाइन लगाता है। ठीक है, तो चलो बातचीत नहीं करें। हाँ, कौन सा फोर्थ पॉइंट? फंड फ्लो, फंड फ्लो। ठीक, चलो। तो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे तो इसी सीक्वेंस के फॉर्मेट में बनाओगे। आपको एक सीक्वेंस दे दी गई, जैसे अभी आप बैलेंस शीट बनाए हो, पार्टनरशिप पूरा बैलेंस शीट बनाते रहे हो ना, एडमिशन में बैलेंस शीट बनाए, रिटायरमेंट में बनाए, डेथ में बनाए। तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनाते थे। हाँ, यहाँ पे लाइबिलिटी होता था, उसका अमाउंट, एसेट और उसका अमाउंट, मतलब कहीं भी लिख सकते थे ना ऊपर नीचे, कि मान लो लैंड को ऊपर लिख दिया, फर्नीचर को नीचे लिख दिया, व्हीकल उसके नीचे, मशीन उसके नीचे। यहाँ पे कोई सीक्वेंस था क्या कि यही चीज ऊपर होनी चाहिए, वो नीचे? यहाँ पे क्या, क्रेडिटर आ गया, बैंक लोन आ गया, कैपिटल आ गया, सीक्वेंस नहीं था, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, छोटी बात थी। अब कंपनी है, कंपनी बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है, क्योंकि जो भी स्कैम होते हैं कंपनी में ही होते हैं। नोटिस किए हो क्यों ऐसा क्यों होता है? सोचो थोड़ा, थोड़ा जनरल नॉलेज भी लो। जितना भी स्कैम होते हैं, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में स्कैम नहीं होगा, मेरा ही बिजनेस मैं अकेले चला रहा हूँ, वैसे पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत होता है, बट कंपनी में सबसे ज्यादा होता है। गेस करो क्यों? तो सामने देखो, सामने देखो, मैं समझाता हूँ। सामने देखो, मैं समझा, देखो ये कंपनी है, कोई भी कंपनी इमेजिन कर लो, राइट। तो अब मेरे को बताओ, इनके जो ओनर होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सीईओ। और कोई नहीं, सीईओ नहीं, सुनाई दिया था आप कुछ बोले? नहीं बहुत नहीं, कंपनी के मालिक को क्या कहा जाता है? फाउंडर, मतलब जिसने कंपनी चालू की। किसी को नहीं पता है क्या? शेयर होल्डर, जो शेयर होल्ड करता है। कंपनी का मालिक बनने का, कंपनी का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा। तो अगर मैंने उस कंपनी का शेयर अपने खरीद के अपने पास रखा, तो मैं शेयर होल्डर, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरे को क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डर हूँ, इस कंपनी का ओनर हूँ। ठीक, तो मैनेजर कोई और होता है, सुनो इधर, अभी मैनेजर कोई और होता है, नाम सुने होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब सीईओ बोले गए थे, एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और बहुत सारे टाइप के डायरेक्टर होते हैं। देखो बोर्ड का मतलब बहुत सारे डायरेक्टर का ग्रुप होता है, वो मैनेज करते हैं कंपनी को। तो देखो, पैसा लगा है किसी और का और चलाता कोई और, समझ आया डायलॉग? वही वाला, तू प्यार है किसी और का, तू चाहता कोई और है। तो वही है, देखो पैसा किसका लगा है कंपनी में?
ओनर्स का, उन्होंने शेयर खरीदा है, उन्होंने अपने खून पसीने की पैसे से कंपनी को पैसा दिया है, उसका शेयर खरीदा है, और उस कंपनी को चलाने का यानी कंपनी को मैनेज करने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना है वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता, जो शेयर होल्डर बना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो वही है ना, दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, पैसा किसी और को लगा है, चला कोई और है, तो आपको रिस्क नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर कंपनी में घपला होता तो वो साइड हट जाएगा। विजय माल्या, हर्षद मेहता, ये सब कौन थे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चेयरमैन ठीक है, चेयरमैन उसमें काउंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होता है, ठीक है। ओनर नहीं थे, अगर वो ओनर होता, ओनर का ही तो पैसा लगा होता है ना कंपनी, वो खुद का पैसा लेके भागेगा? शेयर होल्डर नहीं थे, तो शेयर में दूसरी कंपनी में पैसा लगाता था ना, कंपनी किसी हाँ वो भी बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसका थोड़ा अलग सीन था, वो दूसरी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाता, अपनी कंपनी में नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल विजय माल्या, किंगफिशर नाम की कंपनी थी, मान लो मैंने किंगफिशर में पैसे लगाए, उठो जल्दी टाइम पास हो जाए, उधर जाओ, हाँ चलेगा, मैं इधर आ रहा हूँ। तो मान लो हम सब ने अब डिसाइड किया, चलो किंगफिशर अच्छी कंपनी दिख रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका शेयर खरीद लेते हैं, हमको बहुत फायदा होगा। शेयर खरीदे मतलब पैसा देना पड़ेगा ना, शेयर खरीदने के लिए शेयर आपके पास आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, तो आपने पैसे दे दिए कंपनी को, वो वही उसी के कंपनी के पास पड़ा हुआ। कंपनी को चला कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं तो चलो यहाँ पे पड़ा हूँ, मान लो कि किंगफिशर का शेयर है मेरे पास, फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा क्या? मेरे से पूछना बाद में, जब मैं बता दूंगा खत्म फिर पूछना। अब इधर ध्यान दो, मैंने तो क्या किया, शेयर में पैसा लगा दिया, अब वहां थोड़ी बैठे हूँ कंपनी में, मैं देखूंगा चलो मेरे पैसे का क्या करते हो मैं देखूंगा, ऐसा नहीं होता ना। मैं क्या पैसा लगाया और अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करूंगा, पढ़ाने आ जाऊंगा, खेलने चले जाऊंगा, पैसा लगा के। पैसे की देख रेख कौन करता है, उस पैसे को चलाता कौन है? मैनेजर, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलोगे, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ सब उसमें काउंट हो जाते हैं, मतलब मैनेज तो वही कर रहे हैं ना। वन ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जो आप बोलो चेयरमैन, सही बोल रहे हो, वो था विजय माल्या, चेयरमैन वो उसमें था, तो उसके हाथ में पैसा दिखा, चांस दिखा, लेके चल दिया। तो कंपनी में इसलिए सब फ्रॉड होते वो दिखे, इसीलिए पार्लियामेंट ने बना दिया कंपनीज एक्ट 2013। डाउट आएगा सर 2013 को बना है, उससे पहले कोई एक्ट नहीं था क्या? वो 2013 के बाद ही हुआ था, लगभग 17 की 18 में हुआ था, 13 का तो बाद ही हुआ था। तो भाई अब मेरा डाउट, अब बच्चों का डाउट आएगा ना, सर 2013 के 2013 के पहले कोई एक्ट नहीं होगा? हाँ हाँ, कंपनीज एक्ट 1956 था, 1956, हाँ 1956 के पहले 1930 था, मतलब देखो ये सब ऐसा साल चेंज क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम एक्ट को चेंज किया जाता है। दुनिया में नए नए फ्रॉड पकड़े जाते हैं, नए नए तरीके, लोग क्या करते हैं फ्रॉड करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, तो कानून भी कानून को सख्त का बनाने के लिए, स्ट्रिक्ट बनाने के लिए नया नया कानून पास करवाते हैं। अभी कंपनी सुनो, पहले अभी कंपनीज एक्ट 2019 भी हो चुका है, बन चुका है, लागू नहीं हुआ है, बन चुका है, मतलब अभी तो अगर अभी आप कंपनी बनाते हो तो अभी आप पे ये वाला लागू होगा, 2013 वाला लागू, ठीक है। अब बोलोगे सर 2019 वाला बन के रेडी है, लागू को होना बाकी है, लागू होना बाकी है ना, समय लगता है ये सब करने में। 2019 का बन के रेडी है, फुल एंड फाइनल। ये 2013 है, हाँ ये पुराने के दो एप्लीकेबल है कि नहीं? वो लॉ मेकर्स के ऊपर है ना कि 1930 है, 1956 का है, उसके जो पुराने वाले कानून थे उसको इसमें इंक्लूड करना है कि हटा देना, या फिर कुछ नया कानून इंक्लूड करना है, वो उनके ऊपर है, ठीक। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक। बाकी ये सब पूछेगा नहीं, नॉलेज के लिए था कि कंपनीज एक्ट, क्योंकि देखो इतने सारे फ्रॉड होते हैं ना, तो इसीलिए एक्ट में बोल दिया गया कि नहीं, तुमको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है, जो जो सीक्वेंस कानून में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट में लैंड आएगा तो आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना पड़ेगा,
अगर मैंने बोला सेकंड पॉइंट में बिल्डिंग आएगा तो सेकंड पॉइंट में ही बिल्डिंग लिखा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, समझ आ गया? तो आपको ये सीक्वेंस रखना है, ये है स्टेप और काफी आसान है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? जस्ट एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई तो बस आप इसमें अप्लाई करो जॉब के लिए, अगर इंटरव्यू दो पास हो गए जॉब मिल जाएगी, जॉब है वो एक टाइप की। हाँ पैसे नहीं लगा सकता, शेयर में पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ इसमें आपको पैसा मिलेगा, सैलरी, उनको सैलरी मिलती है तो चेयर, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सैलरी मिलेगी, चेयरमैन है, सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो देखो विजय माल्या सैलरी भी लिया और 3000 करोड़ भी लिया। ठीक, तो अब चलो मेन चालू करने जा रहे हैं चैप्टर। सबसे पहले हम सीखेंगे बैलेंस शीट का सीक्वेंस। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में करेंगे, पहले बैलेंस शीट में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा सीखने में। चलो टाइम पास नहीं करो, बैलेंस शीट का हम सीक्वेंस देखने जा रहे हैं। अभी कॉपी पेन कुछ मत करना, छोड़ देना, पहले पूरा फ्लो चार्ट बना लेने दो, फिर एक साथ नोट करना। ठीक है, बहुत मजा आएगा बैलेंस शीट का सीक्वेंस याद करना। सब बताओ, देखो ये तो आप लोग को मालूम है, बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, बताओ क्या क्या? एक लायबिलिटी और एक एसेट। तो देखो लगभग वैसा ही है, बैलेंस शीट के सबसे पहले मैंने दो हिस्से किए। सबसे पहले आपने क्या बोला? लायबिलिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला? तो यहाँ पे एसेट। अब सवाल आता है इक्विटी मतलब क्या है? ये नया शब्द देखने को मिला। एक बात देखो, बिल्कुल 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 बहुत सही, अच्छा है कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा। एक और कोई बैलेंस शीट बना के बताता हूँ ग्राफ में, देखो ये लायबिलिटीज है, वो बचपन वाली बैलेंस शीट, बचपन वाली बैलेंस शीट, लायबिलिटी और उधर एसेट्स है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लायबिलिटी के अंदर भी कैपिटल आता है? पर क्यों? लायबिलिटी मतलब तो कर्जा होता है ना, जो आप किसी से कर्जा उठाए होते हो वो लायबिलिटी होता है। तो किसको चुकाना है? बहुत सही। देखो कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी, क्या बोले आप? कैपिटल, मैं पूछा कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? हाँ आप फोन में लगे रहते हो, तो इधर ध्यान से देखेंगे, कैपिटल लायबिलिटी में क्यों आता है? सर लायबिलिटी मतलब तो कर्जा होता है, हाँ तो कैपिटल भी तो कर्जा है ना, जो आपने ओनर से लिया है। ये तो मैं डे वन से बता रहा हूँ कि आपको क्या सोच के एंट्री करनी है, क्या फर्म हो आप, कंपनी हो, ये सोच के करना है। तो कंपनी को पैसे मिले हैं ओनर से, उसी को तो कैपिटल बोलते हैं ना, वो भी पैसा कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा। और ये तो चलो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर और जो भी ले लो, बैंक लोन ले लो, बिल पेबल ले लो, बीपी लिख दे रहा हूँ अभी, है ना। तो देखो वो क्रेडिटर यहाँ आ गया है ना, तो जो ये तीन है ना ये लायबिलिटी है। एग्जैक्ट कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो आप बाहर किसी को पे करते हैं। ठीक है, और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल भी लायबिलिटी है पर इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल क्योंकि वो आपको ओनर को देना है, बिल्कुल क्योंकि हमको ओनर को पे करना है बस। मतलब अगर मैं ऐसे देखो लायबिलिटी के भी दो हिस्से हो गए ना, एक इंटरनल लायबिलिटी है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो इंटरनल लायबिलिटी जो कि कैपिटल है उसको यहाँ पे इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि आप खुद पहचान लिए इक्विटी शेयर्स होता है ना, शेयर कैपिटल जो आप बोले ना, आप ही लोग बोले शार्क टैंक में भी आता है। तो कैपिटल को आप यहाँ पे कैपिटल नहीं बोलोगे, इक्विटी बोलोगे। इक्विटी मतलब क्या होता है सर? कैपिटल, ओनर्स फंड, ओनर ने जितना पैसा लगाया है उसको क्या बोलेंगे कंपनी में? इक्विटी। और ये जो लायबिलिटी है मतलब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी हो गई और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहाँ पे क्रेडिटर, बैंक लोन, डिबेंचर, जैसा अभी जितने बोला डिबेंचर भी तो एक लोन होता है, बिल्कुल होता है, तो समझ आएगा, बैंक लोन इधर आ जाएगा, सब ओवरड्राफ्ट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये समझ आया, सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, हेडिंग, ये हेडिंग बताया मैंने, बैलेंस शीट में दो हेडिंग लिखोगे ना, अभी तक तो सिर्फ लायबिलिटी और एसेट लिखते आए हो, अभी क्या लिखोगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और वहां पे कोई चेंज, वहां पे एसेट, इक्विटी मतलब कैपिटल है ना, जितना ओनर लोगों ने पैसा लगाया, इक्विटी कैपिटल है। हाँ चलो ये समझ आया, ये आपका स्टेज वन हो गया कि बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा एसेट्स। क्लियर है? आगे आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन हिस्से, इसके अंदर ये तीन में स्प्लिट होगा।
देखो सबसे पहला बस थोड़ा बहुत नाम चेंज है, शेयर होल्डर्स फंड, बात वही हो गई। बताऊंगा लिख ले देता हूँ फिर अच्छे से बताता हूँ बढ़िया। शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी। अभी से मन में सोचते जाओ सर क्या होगा, और अभी कहता है आपका करंट लाइबिलिटी। कहीं ना कहीं सुने होंगे, बस मन में रखो, अभी मन में रखो एकदम। बस ये तीन चीजें इसके अंदर आई, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसके अंदर ये तीन चीजें आई। अब उसमें आते हैं एसेट। एसेट के अंदर दो चीजें, एक और इधर ये आते हैं दो। देखो देखो, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। काफी याद करने के लिए तो काफी आसान है। अब सबको साथ में देखो, अब ऐसे देखो, काफी आसान है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब क्या बताया, कैपिटल। कैपिटल उसको मैं मतलब एग्जैक्ट नाम उसका ये यूज किया जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। ऐसा बहुत बहुत सारे आपको लॉजिक एक साथ सोचने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। इक्विटी मतलब फिर से बोलो, क्या बोले, कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है, कंपनी का मालिक। ऐसा बोलो, पैसा कौन लगाता है, कंपनी का मालिक। अब कंपनी के मालिक को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। और फंड मतलब पैसा। शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स फंड है वो कैपिटल, है ना। पहले उसको कैपिटल कहते थे, कंपनी में यहाँ पे हम उसको शेयर होल्डर्स फंड कहेंगे। शेयर होल्डर ने जितना फंड पैसा लगाया है बिजनेस में, ठीक है, समझ आया। तो ये इक्विटी का ये आ गया, ठीक है। अब लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है ये, एक्सटर्नल। ये तो इंटरनल हो गई ना, ये जो है ये तो इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। और ये जो दो है, पता है ये इन दोनों से स्प्लिट होके आएगा ना। लाइबिलिटी है तो दो में स्प्लिट हो गया, हम लोग से तो टोटल तीन है, टोटल तीन है। इक्विटी का शेयर होल्डर फंड हो गया, उसको बाहर कर दो, बचा क्या, लाइबिलिटी। मतलब बेसिकली एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो टाइप की है, देखो इनको ऐसे ग्रुप में ले लेता हूँ। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये दो टाइप की, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। कुछ आया मन में, क्या हो सकता है, सही बोले गए, बहुत बड़ी। ठीक ठीक है, खुशी लोग मैंने सही बोला। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी मतलब क्या होता है सर, कर्जा। मतलब ये कोई ऐसा कर्जा है जो आपको लॉन्ग टर्म के बाद पे करना है, बहुत लंबे समय के बाद पे करना है। आज आपने लोन ले लिया, आज है 10 अगस्त 2023, आज आपने लोन लिया, आज आपने लोन लिया और बहुत देर के बाद पे करना है, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद पे करना है। लोन लोन शॉर्ट टर्म भी तो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में बता दे। हो सकता है ना कि 3 महीने का मैंने लोन लिया, 3 महीने के लिए लोन लिया, तो वो करेंट में आ जाएगा, है ना। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और करेंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अच्छा एक डाउट, डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा शॉर्ट टर्म है कौन सा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर मतलब ऐसा कोई कर्जा जो आपको 1 साल के अंदर वापस पे करना है। आज क्या है, 10 अगस्त है 2023, तो 10 अगस्त 2024 के पहले अगर आपने पे करना है, मतलब आज आपने लोन लिया और 2024 आने के पहले पे करना है, 10 अगस्त 2024 के पहले उसको पे करके खत्म करना पड़ेगा, तो मतलब वो इसमें आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। और मान लो 10 अगस्त 2024 के बाद पे करूंगा, वो लॉन्ग टर्म आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। समझ आएगा कैसे चलेगा। अब इक्विटी ये क्या होता है, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है, ये तो कैपिटल हो, ये तो अलग ही चल है ना, कोई दिक्कत। ठीक, सेम आओ एसेट में, देखो एसेट में दो ही है, हाँ। तो ऐसा क्यों, इक्विटी लायबिलिटी में तीन था, एसेट में दो। इसमें इक्विटी भी था ना, बिल्कुल बिल्कुल इसमें इक्विटी भी था, तो उसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, वो एक का भी तीन आ गया। लायबिलिटी देखे तो दो टाइप, तो टोटल मिला के तीन हो गया। और एसेट वही सेम, नाम देखो सेम है, तो वैसे ही हो जाएगा। नॉन करेंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट
जो आपको 1 साल से ज्यादा तक काम आएंगे। एसेट मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, जायदाद जो आपने खरीदी है, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो फ्यूचर मतलब 1 साल से ज्यादा के फ्यूचर के लिए बेनिफिट देगी। हाँ, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी को लिखना फिक्स एसेट नहीं है, लिखना ये वही था ना, कंपनीज एक्ट। आप इतना सा भी नाम इधर उधर नहीं कर सकते, आप इसको करंट नॉन एसेट भी नहीं बोल सकते, मतलब जैसा है वैसे ही लिखना है, नॉन करंट एसेट ही लिखना है, ठीक है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, समझ तो आ गया ना। हाँ, आदमी लोग नहीं, वो तो एक्सपेंस होता है। हाँ, सैलरी थोड़ी इसमें आएगा, सैलरी तो एक्सपेंस है, वो तो आपको हर महीने देना होता है ना। करंट एसेट यानी शॉर्ट टर्म एसेट आपका आ जाएगा डेटर। डेटर मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, तो 1 साल के पहले लूंगा ना मैं उससे, 1 साल से ज्यादा उधारी थोड़ी दूंगा। डेटर मतलब जिसको मैंने माल बेचा है उधारी में, उससे मुझे पैसे लेने हैं, तो 1 साल से ज्यादा थोड़ी उसको समय दूंगा। कैश भी आएगा, करंट एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। स्टॉक भी इसी में आ जाता है, स्टॉक देखियो ना, कई बार आया है क्वेश्चन में, स्टॉक भी करंट एसेट में है। स्टॉक मतलब ये माल होता है ना जो मैं बेचूंगा, तो 1 साल से ज्यादा थोड़ी रखूंगा अपने पास, 1 साल के अंदर ही अंदर उसको बेच के पैसे कमा लूंगा, है ना। ये सब करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट वो बता दे, बिल्कुल बहुत सही, इन्वेस्टमेंट भी दोनों जगह आ सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो नॉन करंट में आएगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो करंट एसेट में आएगा, वो बता देगा क्वेश्चन में, ठीक। तो ये सब बिल रिसीवेबल वो भी करंट एसेट में आ जाएगा, है ना, कि मतलब कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, तो ये सब बातें करें, समझ आया। चलो, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन था, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर और सारी चीजें, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था, ये आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत लिखो, इसको मत देखो, वो समझने के लिए था, वो आप समझ गए, काफी आसान था। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तो देखो एक बार वापस से स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं, अभी तक कहां तक पहुंचे। बैलेंस शीट का सीक्वेंस हम देखना चाहते हैं, सीक्वेंस सीख गए। तो बैलेंस शीट के दो हिस्से, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 हिस्से, सीक्वेंस सही होना चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको, ठीक है। फिर एसेट के 2 हिस्से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसके अंदर और बातें आएंगी, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा उसका भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो देखो अभी नहीं, खत्म कर, तो बोले शेयर होल्डर फंड के अंदर और चीजें आएंगी, तो देखो क्या क्या आएंगी, ऐसे बनाओ टॉप टू बॉटम, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहली चीज आएगी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, बस ये 2 चीजें आएगी, बस ये 2 चीजें आएगी। तो देखो ऊपर ये करेंगे, मतलब मेन हेडिंग तो ये है ना, शेयर होल्डर्स, मतलब अभी जो हम पढ़ गए अभी के लिए क्या हेडिंग ये है। हाँ, इसके ऊपर भी एक हेडिंग है, पापा का भी पापा है ऊपर, जिसको दादाजी बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड अभी क्या है, पापा है। अभी आप ये सोच के चलो शेयर होल्डर फंड हेडिंग है, तो इस हेडिंग के अंदर भी 2 चीजें आती है। शेयर होल्डर फंड के अंदर की 2 चीजें हैं, एक शेयर कैपिटल, जितना उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया है, कैपिटल उसी को बोलते हैं। शेयर कैपिटल लिखो, सिर्फ कैपिटल नहीं लिखने आता, नहीं चलेगा, शेयर कैपिटल, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस तो आप सुने होंगे ना कहीं, जनरल रिजर्व, वाइटमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन रिजर्व, वो सब यहाँ पे है, ठीक है। सरप्लस मतलब क्या, ज्यादा क्या, जैसे कंपटीशन में 2000 का वो हो गया, नहीं वो रिजर्व नहीं है, वो तो बचा हुआ रिजर्व होता है ना, वो रिजर्व नहीं काउंट होता है। सरप्लस मतलब याद करो, कल परसों ही हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे पार्टनरशिप में, जब आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है, मान लो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ, मतलब वो क्या है, प्रॉफिट है, वो इसमें कवर होता है, वो इसमें कवर होता है सरप्लस। उसको वहां पे प्रॉफिट बोलते थे, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, यहाँ सरप्लस बोला जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली वही तो समझो, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। पार्टनरशिप को, पार्टनर को 3 चीज मिलता था, याद करो। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता था, बैलेंस ब्रेक डाउन आता था, मतलब वो बेसिकली कैपिटल होता था, देखो नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, कैपिटल जो दिया होता था बैलेंस शीट में वो लिखते थे, बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में रिजर्व में दिया होता था वो बांटते थे, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता था, इसको प्रॉफिट, लायबिलिटी में तो प्रॉफिट, एसेट में तो लॉस, इसको सरप्लस है।
वो भी तो उन्हीं को बिलोंग करता है ना, पार्टनर कोई तो मिलता है वो भी। यहाँ किसको मिलेगा? शेयर होल्डर। हाँ तो वो माइनस में दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में दिखेगा, लॉस है तो माइनस में दिखेगा। बोलेंगे सरप्लस, नाम उसका सरप्लस ही है, प्लस में है मतलब प्रॉफिट है, और लॉस में रहेगा तो माइनस में दिखा देगा, है ना। चलो समझ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें हैं, याद रखते चलो। शेयर कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है? जो उन्होंने अपने जेब से पैसा लगाया होगा, अपने घर से पैसा लगा के जितना शेयर उन्होंने खरीदा होगा, शेयर में जितना पैसा लगाया होगा, उसके अलावा जो भी रिजर्व और सरप्लस है वो भी उन्हीं को बिलोंग करता है। रिजर्व मतलब आप जानते हो, सेविंग, दो तीन टाइप के रिजर्व हम कितने देख रहे हैं पार्टनरशिप में। सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, माइनस में होगा तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है समझ आया। बस ये दो चीजें। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर सेकंड वाली बुक नहीं है ना अपने पास, इसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा, निकालते हैं। देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी में भी दो चीजें ही आएंगी। आपका पहला, अच्छा लिख तो दिया, चलो नॉन करेंट का मतलब क्या पता है आप लोग? लॉन्ग टर्म, ये तो लिख दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन। ये तो बोला ना मैं, कंपनी में अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं, लोन यूज नहीं करेंगे, बोरोइंग होता वही है, लोन और बोरोइंग एक ही होता है, हमको यूज ये करना है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। और एक और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या होता है प्रोविजन? मतलब क्या होता है? इन फ्यूचर में हो सकता है नुकसान हो या देना पड़ सकता है, किसी को पैसा देना पड़ सकता है, बस ये आपका आता है, ठीक है। तो दो ही आएगा देखो, ठीक है। हमें बस ये बताया मैं आपके जाने पे, नॉन करेंट लाइबिलिटी इसमें भी दो ही आएगा। नॉन करेंट का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म, बस दो चीज आ गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लोन, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन मतलब होता है एस्टिमेशन, जो आपको लंबे समय के बाद कुछ हिस्सा पे करना पड़ेगा। एस्टिमेट वो कोई भी चीज हो सकती है, मान लो कोर्ट केस चल रहा है तो आपने पहले से प्रोविजन बना दिया, और लंबा चलता है ना केस, तो एक साल दो साल कितना भी चल सकता है। हाँ मान लो 2 साल चल रहा है तो मैंने प्रोविजन बना दिया कि अगर मैं केस हारूंगा, फिक्स नहीं है ना, एस्टिमेशन है, अंदाजा है कि अगर मैं केस हारूंगा तो इतना पैसा देना पड़ सकता है, तो उसको मैं पहले से एस्टिमेट करके लायबिलिटी में दिखा रहा हूँ, देना पड़ सकता है, कंफर्म नहीं है कि देना ही पड़ेगा। अगर हार गया तो देना पड़ेगा, जीत गया तो उल्टा पैसा मिलेगा, ठीक। तो ये दो चीज है, समझ आया। और यहाँ पे एक शॉर्टकट टेक्निक आपको अपनानी है। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आया था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा? बस खत्म। पर चार चीजें वहां पे, ये आपने दो बता दी, वहां पे टोटल चार चीजें करेंट लायबिलिटी के अंदर, एक दो तीन चार, चार चीजें। दो आप लोग ने बता दिया, क्या क्या? क्योंकि सीक्वेंस में बनाना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फर्स्ट नंबर पे आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फर्स्ट में नंबर पे आता है, और दूसरा क्या बोले? वो लास्ट में आता है, मतलब चौथे में आता है। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी, अगर इस सीक्वेंस में नहीं लिखे तो मार्क्स जाएगा, मार्क्स इसी का मिलता है, सीक्वेंस रखने का। हाँ तो ये पूरा टेबल बनाने को पड़ेगा। नहीं ऐसे थोड़ी बनाना है, ये तो आपके समझने के लिए बताया, ऐसे थोड़ी बनाओगे एग्जाम में बैलेंस शीट, ये तो फ्लो चार्ट है। तो देखो वापस से बता रहे, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखते थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो करंट में क्या आएगा? देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बेटा सीक्वेंस। हाँ ठीक है। और ये भी ध्यान रखना भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का छोटा भाई कौन है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसका छोटा भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो लास्ट पे आएगा, ठीक है। अच्छा क्या सेकंड और थर्ड में भी आएगा? तो सेकंड में आएगा आपका ट्रेड पेबल। मुझे बताओ ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड सही बोला है लड़का, ट्रेड मतलब क्या? खरीदे कि बेचे, दोनों में से कोई एक होगा। खरीदे तभी तो लायबिलिटी में आ गए, समझ रहे हो? ट्रेड पेबल मतलब आपने माल खरीदा है उधारी में, और आपको उसको पैसा पे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं उस आदमी को? बिल पेबल। और एक और होता है क्रेडिटर। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
मान लो अच्छा क्रेडिटर और बिल पेबल अलग अलग होता है मानते हो, जब बैलेंस शीट बनाए हो तो क्रेडिटर अलग से आता था, बिल पेबल अलग से आता है। एक एग्जांपल लो अमाउंट का, क्रेडिटर है 500, ध्यान से सुनना, क्रेडिटर 500 है और बिल पेबल 300 है। क्रेडिटर 500 बिल पेबल 300, ऐड करो 800, ट्रेड पेबल है 800। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल्स टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आएंगी, क्रेडिटर और बिल पेबल, दोनों को ऐड करके दिखाया जाता है। देखो चलो बहुत अच्छा डाउट, चलो बैलेंस शीट से अलग, शांति शांति, हाँ पे करोगे, पे करोगे आप, क्रेडिटर को पैसा पे किया जाता है, जाएगा। सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा डाउट आया है, क्रेडिटर और बिल पेबल में डिफरेंस क्या है। तो देखो आपको तो ये सोच के एंट्री करनी कि आप एक कंपनी हो, तो अब मैं बता दूं दोनों को पहले मीनिंग बता। देखो एक बंदा जिससे आपने उधारी में माल परचेस किया, मतलब क्रेडिट परचेस किया, क्रेडिट परचेस मतलब उधारी में परचेस किया, ठीक है, तो उस बंदे को कहा जाएगा क्रेडिटर। ध्यान से समझना है मेरी बातों को, उस बंदे को कहा जाएगा क्रेडिटर। तो उधारी आप लिए हो, तो उधारी कैसे कच्चे में लोगे, कच्चा मतलब बिना बिल के, ये सब पता है ना, बिल कच्चे में पक्के में, कच्चे में होता है मतलब कैश में ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो कैश में कहा होगा, उधारी में हो गया ना। तो उधारी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पक्के में होना चाहिए, पक्के में मतलब उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट बनवा लेते हैं छोटा सा 2-3 महीने के लिए, उसको बिल पेबल, इन दोनों के बीच, आप तो कंपनी हो ना, आपके और क्रेडिटर के बीच एक एग्रीमेंट किया जाएगा कि भाई ठीक है चलो आज तो आप उधारी में माल परचेस कर रहे हो, पैसा कब दोगे, 2-3 महीने बाद, तो हमको भरोसा, क्रेडिटर क्या बोलेगा, मेरे को आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं है, पैसा दोगे कि नहीं, तो एक छोटा सा एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। बिल्कुल, वो 11 में चैप्टर था, तो वो कहलाएगा आपका बिल पेबल। मतलब बात समझ गए अब, क्रेडिटर मतलब तो उस आदमी को क्रेडिटर कहा जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। दो चीज तो अलग अलग है, क्रेडिटर एक अलग होता है, बिल पेबल अलग होता है, समझ गए। जिस आदमी से आप परचेस किए, मान लो उसका बिल नहीं बनवाए, मतलब एग्रीमेंट नहीं बनवाए, तो वो क्रेडिटर है। तो एक लाइफ हैक बताता हूँ, अगर आप किसी से भी उधारी में माल परचेस करोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज मत बनवाना, एग्रीमेंट मत बनवाना, तो क्या कहलाएगा, वो क्रेडिटर कहलाएगा। फिर अगर आप उसको कल के दिन पैसा नहीं दिए, तो वो क्या करेगा, क्रेडिटर केस करेगा, तो क्या आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं, प्रूफ नहीं है, तब तभी तभी वो क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर मतलब अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड मतलब उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा देंगे कि नहीं, दोगे पैसा डुबा दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्रेडिटर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कच्चे का ट्रांजेक्शन था, मतलब माल परचेस कर लिया, आपस में एग्रीमेंट नहीं किया। पर जिस आदमी से आप एग्रीमेंट करवा लोगे वो बिल पेबल कहलाएगा, तो वो सिक्योर्ड होता है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच। क्रेडिटर जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे, थोड़ा बहुत आपको धमकाएगा, बदनाम करेगा, पर कोर्ट में आप ही जीतोगे, मतलब जीतेगा ऐसा कोई नहीं, मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, प्रूफ नहीं है ना, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होता है, बस हाँ माल परचेस कर लिए और हो गया, कोई बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो वो क्रेडिटर। पर अगर एग्रीमेंट है तो वो बिल पेबल के साथ, तो वो सिक्योर्ड है, तब तब आपको देना पड़ेगा, केस हो जाएगा तो ऑर्डर आएगा कि दो पैसा, क्योंकि प्रूफ है ना उसका, ठीक है। तो देखो पैसा तो दोनों को देना ही है, बात तो एक ही है ना, दोनों से आपने क्या किया, माल परचेस किया, दोनों को आपको पैसा पे करना है। क्रेडिटर भले ही अनसिक्योर्ड है, बिल पेबल सिक्योर्ड है, मतलब उसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें गारंटी है, बट ये तो करना है ना, आप अपनी ईमानदारी रखो, है ना, अपनी ईमानदारी से आपको तो पैसा पे करना है, तो दोनों आपका किसमें आता है, ट्रेड पेबल। तो जब मैं पूछूं कि सर ट्रेड पेबल क्या होता है, तो क्या बोलोगे, क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, ठीक है, दोनों को मिला के ट्रेड पेबल का। और तीसरे में आपका आएगा अदर करंट लायबिलिटी। अदर मतलब इसके अलावा, मतलब तीन चीज तो दिखा दिए ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखा दिए, ट्रेड पेबल दिखा दिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखा दिए, इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी बचती है, करंट लायबिलिटी बचती है, तो ये क्या है, ऐसा माने रेंट एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट जरूर बोल सकते हो, बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, देना बाकी है,
मतलब महीना खत्म हो गया है और रेंट देना बाकी है, महीना खत्म हो गया है सैलरी देना बाकी है। देखो तो expense। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बोलोगे सर रेंट यहाँ पे आएगा क्या, तो वो नहीं आएगा। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। और मैं बोलूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लगा दिया था सामने, मतलब क्या हो गया कि आपको पैसा देना बाकी है रेंट का, वो लायबिलिटी है आपकी, और एक साल के अंदर ही लोगे नहीं तो मकान मालिक आपको निकाल देगा। एक साल के अंदर ही लोगे ना तभी तो यहाँ पे आएगा, आधा डायरेक्ट टाइम। और कुछ एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वगैरह सब खत्म कर दो और मत बोलो आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वो हटा दो। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बहुत बढ़िया। रिजर्व नहीं, रिजर्व तो इसमें आ जाएगा, रिजर्व ठीक है ना, वही बाकी लोगों को बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम मतलब बोल दिया मतलब क्या, जो आपको पे करना है, जो आपको लायबिलिटी पे लिखे थे बैलेंस शीट में, यहाँ पे आप इसके अंदर लिखाओगे। पीएफ आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आया था कई बार, जो आप बांट दिए थे पार्टनर को, बांटते नहीं है वो लायबिलिटी होगी, बांटे को नॉन करेंट। क्योंकि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, सुनो ना इसमें आएगा तो सुनो ना पूरी बात, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसको दिया जाएगा। एक साल में रिटायर हो जाएगा, 30 साल बाद रिटायर होगा, 30-40 के बाद सैलरी के साथ देना पड़ेगा। अरे क्या बोला, अगर मेरे उसकी सैलरी से कटता है और पे कब किया जाता है, जब वो रिटायर होता है, रिटायर 30-40 साल बाद हो गया प्रोविजन में आते हैं, एस्टिमेशन है, हमको एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि 30-40 साल बाद कितना होगा, एक प्रोविजन होता है यहाँ पे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बस ये चीज था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपए है, आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपए है, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया और 600 रुपए का पेमेंट कर दिया, क्या पॉसिबल है? हाँ क्रेडिट कार्ड है इसीलिए पॉसिबल है। क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है, उधारी। तो भले आपके अकाउंट में पैसे ना हो पर आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हुआ, 100 रुपए, 500 था अकाउंट में पर पेमेंट 600 का कर दिए, बैंक से ही किए, तो 100 रुपए वो आपका नहीं है वो बैंक का है, तो बैंक को आपको लौटाना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, वो इसमें आएगा अदर करंट लायबिलिटी। ठीक, आगे आए, ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड पूरा हो गया। चलो वापस से रिवाइज, बैलेंस शीट के दो हिस्से, इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा एसेट। इक्विटी लायबिलिटी फिर तीन में स्प्लिट होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर उसके भी अंदर अंदर चीजें हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लास्ट में है, हाँ ऊपर नीचे कर दिए, ट्रेड पेबल सेकंड में है, इसके अलग ये सीक्वेंस आपको यही रखना है, ठीक है। डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन बैंक से, ठीक, बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया, शॉर्ट टर्म मतलब भाई लेस देन 1 ईयर, एक साल के साथ, बस से ना एग्जांपल वही रहेगा। और लोन फ्रॉम बैंक सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, बैंक लोन एक साल से ज्यादा के लिए है, लॉन्ग टर्म हो गए, एक साल से कम है शॉर्ट टर्म, चीज वही है बैंक लोन, ठीक। शादी के दिन भी यही बोलोगे? ये दो बचा है, देख के जाओ फिर तो क्या टाइम भी हो गया। ये दो चीज का देखो, एसेट का, एसेट के अंदर दो आता है, एसेट के अंदर जल्दी आओ, नहीं बाद में, इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कई बार आया था, उसमें पार्टनरशिप में भी लिखा था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हर महीने एम्प्लॉय क्या करता है, आपके यहाँ काम करता है, आप उसको सैलरी पे करते हो, मान लो 10,000 की सैलरी है पर आप उसको 10,000 नहीं देते हो, मान लो एग्जांपल 9,000 होगी, तो 1,000 रुपए क्या हो गया, कट गया उसकी सैलरी से, वो कंपनी के पास ही पड़ा रहता है। हाँ कब मिलेगा, 30-40 साल में जब भी वो रिटायर होगा उसके साथ एक साथ मिलेगा, तो वो आएगा, ठीक। चलो हो गया, एसेट में आए, चलो एसेट के अंदर दो, इधर नॉन करंट एसेट्स और
करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म भी दो टाइप का हो सकता है, गैस करो क्या। लॉन्ग टर्म तो बोल दिए, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा के लिए जो एसेट आपको काम पे आएगा, जो आपको यूज आएगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, वो भी दो टाइप का है। सोचो, आपको पता है, थोड़ा जोर डालो। और कुछ लॉन्ग टर्म लाइफ दो टाइप का होता है। लॉन्ग टर्म एसेट बोल रहे हैं, वो दो टाइप का होता है। हाँ नहीं, वो तो कैपिटल है। अच्छा, गुडविल कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म तो दो टाइप का हुआ, अभी भी नहीं आया। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब तो वो भी इसमें आएगा, इंटेंजिबल वो भी इसमें आएगा। है तो लॉन्ग टर्म ना। नॉन करंट एसेट का मतलब, नॉन करंट का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म। अब वो लॉन्ग टर्म चाहे छू सकते हो वो वाला हो, या ना छू सकते वो वाला हो, लॉन्ग टर्म तो है ना। जैसे बैंक कोई तो टेंजिबल है। हाँ, इसका टाइम और एक साल के अंदर तो फिर वो आपका एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब सॉरी लॉन्ग टर्म एसेट नहीं माना जाएगा, करंट एसेट माना जाएगा। डिपेंड ये करता है, सुनो रुको, पवन ने क्वेश्चन पूछा है, रुको। अब जैसे आप बोले बेंच है, तो पहले तो ये बताओ, रुको ना, इंटरव्यू सुनो। ये जो बेंच आपने खरीदा है, क्यों खरीदा है पहले भाई ये बताओ, उसका इंटेंशन क्या है? मतलब ऑफिस में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब रखने के लिए हो, ये हो कि खरीदना बेचना, आपका बिजनेस यही है नहीं बैठने के लिए, तो वो एसेट है, तो वो नॉन करंट एसेट में आएगा। हाँ, अगर आपने एक साल के अंदर बेच दिया तो वो तो बाद में, तब तो वो सेल हो जाएगा। देखो समझो, यहाँ पे इंटेंशन डिपेंड करता है कि आपने जो चीज खरीदी है किस इंटेंशन से खरीदी है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये बुकिश का नहीं बता रहा हूँ, असल जिंदगी में अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो आपका इंटेंशन, इंटेंशन समझते हो ना, मतलब आप क्यों खरीदे हो उसको। या तो जैसे ये जो टेबल खरीदी गई है, ये वाली सामने टेबल है, ये क्यों खरीदी गई है? यहाँ कोचिंग में पढ़े रहेगी, ये सब काम आएगी रखने के लिए, तो ये नॉन करंट एसेट में आएगा। या आपको एक साल से ज्यादा का पहले, एक साल से ज्यादा पड़ी 4-5 सालों के, तो ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अगर मैं यही टेबल खरीदता रीसेल करने के लिए, मतलब आज खरीदा फिर बेच दूंगा, फिर और खरीदूंगा फिर बेच दूंगा, फिर खरीदा फिर बेच दूंगा, तो ये तो मेरा स्टॉक कहलाएगा ना। स्टॉक कहलाएगा, स्टॉक बिजनेस हो गया, वो स्टॉक कहलाता है, वो आपका करंट एसेट में आ जाएगा। समझ आ गया? पर अब मेरा एक डाउट, पहले ये समझ आया कि अगर आपने उसको इस इंटेंशन से परचेस किया कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे, तो वो नॉन करंट एसेट। पर अगर आपने यही टेबल परचेस किया है इस इंटेंशन से कि मैं तो इसको बेच के पैसे कमाऊंगा, डेली बेसिस में इसी को बेच के मैं पैसे कमाऊंगा, तो वो स्टॉक कहलाएगा, वो करंट एसेट ना। पर अब मेरा एक डाउट, आज मैंने ये टेबल खरीदा, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करूंगा, लॉन्ग टर्म तक यूज करूंगा, एक साल से ज्यादा यूज करूंगा इसको, तो शो कहां करूंगा इसको? बैलेंस शीट में। इंटेंशन क्या बोला मैंने ये टेबल खरीदा इस इंटेंशन से कि मैं इसको एक साल से ज्यादा यूज करूंगा, यहीं पे टेबल पड़ी रहेगी, 1 साल 2 साल जब तक चले मैं इसको चलाऊंगा। पर मेरे को मन हुआ, ध्यान से सुनना, तो अभी तो मैं इसको नॉन करंट एसेट में दिखा दिया, अभी वो यहाँ पे दिख रहा है। 3 महीने बाद मेरा सोचा नहीं, अच्छी नहीं लगी, इसको बेच दे, तो बेच दिया, तब क्या करें? सुनो, कहीं नहीं दिखेगा, बेच दिए ना, लॉजिक लगाओ, क्यों कहीं दिखेगा? बेच दिए, जब तक वो आपके पास था तब तक नॉन करंट में दिखेगा, अब बेच दिया तो गया ना, फिर उसको क्यों दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में? लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस। बेचने के बाद उसको क्यों दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट? समझ आया? हाँ, वो तो खत्म हो गया ना। ठीक है, तो ये सब माइंड क्यूरियोसिटी लाया करो अपने मन में। तो चलो एक अगला, तो चलो नॉन करंट एसेट में 3 चीज आएगा, ध्यान से देखो, उसके अंदर जैसे वो नहीं किया पार्टीशन लाइन बना के, 1 2 और 3। चलो ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट में पहली चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सुनो ध्यान से, ये आपका कैसे बताओ, ये हेडिंग है, ये जो मैंने लिखा ना, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो मैंने लिखा, ये हेडिंग है।
इसके अंदर और दो आएगा जो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया। एक आएगा इसके अंदर टेंजिबल और एक आएगा दूसरा इसके अंदर इंटेंजिबल। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा लोगों को इसी में दिक्कत होती है। मेरे को बताओ प्लांट कहाँ दिखाओ? हाँ यहाँ दिखाऊंगा ना, लोग बोलते हैं यहाँ दिखाओ क्योंकि प्लांट यहाँ पे लिखा नहीं कर। अभी मैंने बताया ये हेडिंग है, ये एक हेडिंग है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट यहाँ पे दिखाओगे, इक्विपमेंट यहाँ दिखाओगे, प्रॉपर्टी नहीं, ये हेडिंग बोला ऐसे जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक हेडिंग। उसके अंदर दो चीजें आती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। मतलब आपको पता है टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको देख छू नहीं सकते। तो टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा भाई? लैंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। प्लांट यहाँ आएगा, ऐसा नहीं कि सर नाम यहाँ है तो ये हेडिंग है, हेडिंग में थोड़ी अमाउंट जाके लिख दो। उसके अंदर जो चीज आ गई टेंजिबल, यहाँ पे प्लांट का अमाउंट शो होगा। तो भाई लैंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ठीक है, जो भी है क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसमें है? बताऊंगा, नहीं दोनों में नहीं आएगा, बताऊंगा। वेट करो 2 मिनट, ये लो, नहीं करना है वेट मत करो, यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट। लोन यहाँ कैसे आ गया? लोन तो लायबिलिटी में आता है, लोन एसेट पर कैसे आ गया? ये दिमाग लगाओ। तो इसलिए सुनो, क्वेश्चन ए पहला चुप, क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि लोन कौन सा लोन है? मतलब आपने लोन लिया है तो लायबिलिटी, अगर आपने लोन दिया है तो एसेट। क्वेश्चन में कैसे समझोगे? जैसे लायबिलिटी एसेट में तो आपको डालना है। क्वेश्चन में दे दिया लोन, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, गलत। क्वेश्चन में दे दिया लोन, 1 रुपए का लोन, तो एक इसमें आएगा पता है? लायबिलिटी में आएगा। दूसरा जो हाँ नहीं, देखो दूसरा 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 लोन एंड एडवांसेस एसेट में आएगा। इसका मतलब अगर खाली लोन का शब्द दिया है, मतलब आपने लोन लिया है तो लायबिलिटी, एल मतलब लायबिलिटी। अगर लिखा है लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब आपने किसी को लोन दिया है, तो आपका एसेट। हाँ ठीक है, ठीक है, तो लड़के ने निकाल लिया। एल फॉर लोन, एल फॉर लायबिलिटी, ए फॉर एडवांसेस, ए फॉर एसेट। बढ़िया समझ आया? तो इसलिए मैं यहाँ पे एडवांसेस भी लिखूंगा। ये देखो पूरा खत्म नहीं हुआ था ये, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस पर लिखा गया मतलब आपने लोन दिया है वो एसेट में लिखेगा, ठीक है। खुशी और लक्ष्य ने बनाया है अपनी बुक से, तो लोन एसेट में भी दिखा था, कल पूछ रहे थे ना, लोन एसेट में भी आ सकता है क्योंकि ये हो उसको सामने वाले को, ठीक। ये 3 चीज आएगा। देखो अगर मैं बोलूं नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा? 3 चीजें आएगी। नॉन करंट में 3 चीजें आएगी, क्या क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, इसके अंदर और दो था, पीपीई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीई। तो उसके अंदर और दो आ गया, टेंजिबल और इंटेंजिबल। पीपी मतलब भाई जो फिक्स्ड एसेट कब से पवन चिल्ला रहा था, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट नहीं लिखते, उसकी जगह ये लिखा जाता है। फिक्स्ड एसेट पहले लिखा जाता था, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे आजकल ये होता है, पता है ना, कंपनी एक्ट 2013 चेंज होता है टाइम टू टाइम। पहले फिक्स्ड एसेट था, अभी ये आ गया, तो ठीक है, आ गया तो आ गया, और कोई लिखना है ना। उसके अंदर दो, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। कोई दिक्कत? बकवास करोगे तो कहां से दिक्कत? आगे दिक्कत होगी। हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में पैसा लगा दिया उसी कंपनी के, अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी में अपना कैसे पैसा लगा? लॉन्ग टर्म के लिए। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सोने में, गोल्ड में नहीं कर सकते, शेयर्स में। कुछ में वो लिखा है सुनो, प्रैक्टिकली असल जिंदगी में भाई इंटेंशन डिपेंड करता है, क्योंकि इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है कि अभी जो आपने इन्वेस्ट किया, आप क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो? लॉन्ग टर्म तक करूंगा कि थोड़े समय में करके बेच दूंगा? इंटेंशन डिपेंड करता है ना। बट आपके 12th में आपको बता देगा नॉन करंट की करंट है वो लिखा रहेगा साफ साफ, और असल में आपका इंटेंशन डिपेंड करता है। समझ आया? लास्ट आपका करंट एसेट, थोड़ा आगे लेके जाते हैं।
नॉन करंट में तीन चीजें हैं, बार बार रिपीट करते जाना है मन में, वापस से वही क्लास है। नॉन करंट एसेट्स में तीन चीजें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ये नहीं भूलना कि पीपी के अंदर की दो चीजें हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक, अब आते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट में पांच चीजें, क्या चीज, कौन तीनों, ये इन्वेस्टमेंट को कैसे छूटा, नहीं ऊपर हाँ ये तो अब देखो, अगर आप चलो सुनो, पेटेंट मतलब क्या वो इंटेंजिबल होगा, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो आपकी प्रॉपर्टी की हुई है, प्रॉपर्टी की हुई है ना। नुकसान को देखो, एक शब्द में डाउट आया है, सर में लिखा गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तीन चीज है ना। तो क्वेश्चन बोले सर तीनों ही तो टेंजिबल हो गया, तो उसके अंदर भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो वो भी है, गुडविल भी आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन बट वो आता है इससे कर टेंजिबल भी है इंटेंजिबल भी है, प्रॉपर्टी दोनों होती है। पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चलो इसको ले लो, जैसे मैग्नस का कैलकुलेटर, ये जो मैग्नस का जो लोगो है वो सिर्फ वही कंपनी यूज कर सकती है। मान लो मैंने इस कैलकुलेटर का एक फर्स्ट कॉपी निकाल दी और उसमें यही लोगो छाप दिया तो मेरे को जेल हो जाएगी, क्योंकि ये लोगो मैग्नस कंपनी का है, वही लगा सकती है कॉपीराइट लेने के लिए और पेटेंट का मतलब होता है प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज का पिज्जा बनाने का एक रेसिपी है, अगर वो रेसिपी को आप कॉपी कर लोगे जेल हो जाएगी, क्योंकि वो रेसिपी जो है बनाने है वो पेटेंट है, उसके नाम पेटेंट का मतलब भाई वही बता रहा पेटेंट। तो पहले आओ पहले पाओ, आप अभी जाओ कहीं भी, जैसे मान लो ऑफिस में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस नगर निगम में होता है, नगर निगम में जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी कर लो, मतलब जैसे बता सकते हैं कुछ भी प्रोसेस ले लो, बोलो कि वो मैं ही करूंगा। तो अगर किसी बंदे ने पहले से पेटेंट नहीं कराया होगा तो वो भवन के नाम पे पेटेंट हो सकता है, मतलब कुछ भी बोल देगा ना भवन की, मान लो ये चीज मैं ही करूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो एग्जांपल ऐसे ही ठीक है। हाँ शार्क टैंक देख के आया लड़का आशीष चंचलानी तो अगर सांस लेना है, फूंक मारना था वो, अगर फूंक मारना पेटेंट करवा लिया जाए, तो अगर किसी बंदे ने पहले से पेटेंट नहीं करवाया होगा तो पवन के नाम पे किया जाएगा। जैसे डोमिनोज, अब बंदे ने क्या पूछा, चुप करो ना थोड़ा, बंदे ने क्या बोला डोमिनोज कैसे रेसिपी को कैसे पेटेंट करवा दी, क्योंकि उसके पहले कोई गया ही नहीं। डोमिनोज ने अपनी एक रेसिपी बनाई और पेटेंट करवा लिया थी। अब वो रेसिपी अगर मान लो किसी को पता भी चल जाती, पहले तो पता चल ही नहीं सकती, मतलब पूरा सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं। तो अब एक मेरी बात सुनना, देखो चीजों को नोटिस किया करो। मेन क्या होता है, जब से मैं 3 साल से सीए में कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट नाम का एक सब्जेक्ट होता है, कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा। तब से सही में मैं अपने अंदर नोटिस किया हूँ, हर एक चीज को बारीकी से नोटिस करता हूँ कि इसमें क्या क्या खर्चा है। जैसे रास्ते से जा ही रहा था मैं, डोमिनोज यही जो है ना पैलेस मॉल के सामने, अशोका बिरयानी के नीचे, तो अच्छा एक वो बताओ, जो उसका बेस रहता है, मैदे का जो बेस रहता है अंदर ही बनता होगा, नहीं बनता। एक बार जा रहा था तो मैं देखा था ट्रक आई थी, ट्रक से वो बना बना से उतार रहे थे और अंदर लेके जा रहे थे, तो वो उनका वो बताए तो नहीं है। हाँ तो बेस है, मेन तो बेस है ना। देखो चार दो कान है, एक आवाज सुनाई देगी। हाँ हाँ, तो वो उनके भरोसे काट नहीं रहता है, वहां से लीक नहीं होना, वही उन्हीं के हाथ में। छत्तीसगढ़ का मेन ब्रांच रहेगा ना एक तो, छत्तीसगढ़ के मेन ब्रांच तो वहीं से आएगा ना। और फिर अंदर जो सॉस रहती है वो भी सब सीक्रेट रहती है। चलो करंट एसेट्स, करंट एसेट में टोटल 5 चीजें आने का। देखो तो पहले लाइन बना लेता हूँ पूरी, फिर काउंटिंग करते जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक, देखो सीक्वेंस तो ऐसी होना चाहिए। सबसे पहला आपका आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ जैसे यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, यहाँ सेकंड पॉइंट में था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वहां तो करंट इन्वेस्टमेंट ही आएगा, वो फर्स्ट में आएगा। ठीक, इसके अलावा सेकंड में आएगा आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है,
इन्वेंटरी हाँ, सामान है स्टॉक। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। जो आप बैलेंस शीट में लिखे हो कई बार, पार्टनरशिप में स्टॉक नाम से आती थी, तो वही बता कब से सिखाए हुए घंटे से। छोटे मोटे शब्द नहीं बोलते, स्टॉक नहीं बोलते, स्टॉक को इन्वेंटरी बोलते हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड वर्ड बोलते हैं, बड़ा शब्द बोलते हैं, बड़ा चढ़ा। ठीक। तीसरा, ये आप जानते हो, मेरे को बताना इसमें क्या क्या आएगा। तीसरा, ट्रेड रिसीवेबल। तो दो चीजें क्या क्या आएंगी इसके अंदर? हाँ भाई। और बिल रिसीवेबल एड और डेटर, दोनों से क्या करना होता है? आपको पैसे लेने होते हैं, है ना। तो आपका शॉर्ट टर्म एसेट है, एक साल के अंदर ही ले लोगे ना। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल आ गया। इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज, कैश एंड बैंक। कैश इक्विटी अच्छा को पवन को नहीं बिठाया कंपनी सेट बनाने में। चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया आपने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सुनो मेरी बात, पहला शब्द मैंने लिखा है कैश। कैश मतलब सब लोग जानते हो, जो गांधी जी हमारे जेब में रहते हैं उसको कैश कहते हैं, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? ऐसी चीज जो असली में कैश नहीं है भाई, कैश का काम करती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, यूपीआई, पेटीएम का बैलेंस, क्रिप्टो करेंसी, काम तो करती है ना। ठीक है, कैश नहीं है बट कैश का काम करती है। आप उसे खरीद सकते हो। टोकन, हाँ, वो उधर मिठाई की दुकान पे जाते हो, टोकन मिलता है ना, तो टोकन से वो खरीद लोगे। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, समझ आया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब कैश। ठीक। और पांचवा एकदम बढ़िया, क्या आएगा इसमें? देखो, अदर करंट एसेट तो वही हो गया कि इन चारों को छोड़ के देखो, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन चारों चीजों को छोड़ के जो भी आपको समय बचता है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। एक्रूड इनकम, बहुत बढ़िया। और बताओ। ओ, छह चीजें, एक और बच गया। अदर वाला लास्ट में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद जो चीज आएगी, ये तो बोला शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को लोन दिए हो तो वो आ जाएगा। लोन तो लायबिलिटी, लोन नहीं है, लोन तो लायबिलिटी में जाता है। लोन हम लोग दिए हैं, क्योंकि एडवांसेस वर्ड आ गया ना। अभी बताया, लोन मतलब लोन लिए हैं, और लोन्स एंड एडवांसेस मतलब लोन दिए हैं, तो आपका एसेट हो जाएगा। तो ये छह चीजें देखो, ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत करते करते याद हो जाए। जैसे देखो, इन दोनों ये याद हो गया ना। नॉन करंट एसेट्स में तीन चीजें था, क्या क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स। तो अब यहाँ से देखो, ये इससे रिलेटेड तो यहाँ पे कोई चीज नहीं है, इन दोनों से रिलेटेड है। देखो, अगर यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो वहां पे करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट में आ गया। आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट में आ गया, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो उसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो फिफ्थ पॉइंट में आ गया। पांचवें में आ गया, बिक्री का नहीं, पांचवें में आ गया। इंपॉर्टेंट पूछना, इसके बाद पूछना। एक डाउट आया है कि चलो सर, ये सीक्वेंस एक्ट में लिखा हुआ है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको पढ़ाएंगे, हमको याद हो जाएगा। पर जिन्होंने एक्ट बनाया है उन्होंने क्या सोच के ये सीक्वेंस बनाया होगा? इंपॉर्टेंस के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर, फिर जो कम इंपॉर्टेंट है वो नीचे, ऐसा। इंपॉर्टेंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट ये, उससे कम इंपॉर्टेंट ये, ऐसा होता है। क्या चीज नहीं करेगा करंट में कहा जाता है
नहीं था तो भी याद है, 11th सिलेबस में था नहीं वो भी लड़के को याद है, सोचो ये सिलेबस ये चैप्टर है। चलो हाँ हो गया ना अगला। ऐसा करो सवाल एक अच्छा आईफोन दिखाओ तो मैं इसमें लैपटॉप से खींचूं तो इसी से हो जाएगा, उसमें कम आते हैं। एक में भेज देना अभी तुरंत भेज देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट आज सीख लिए एक घंटा, सुनो इधर, आज बैलेंस शीट सीख लिए, कल प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, उसका भी सीक्वेंस है, क्वेश्चन बनाएंगे, हो गया। 18-20 है नहीं जल्दी हो जाएगा। 16 से